नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल में 60 बेहतरीन क्वेश्चनों की, जो निश्चित ही आपके एग्जाम में आएंगे और आपको बेहतर स्कोर करने में अच्छा फील कराएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आप लोग बोलोगे, साथ साथ जवाब भी दोगे। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? कथन दिए हैं, इनमें सही बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। देखो, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं। जनसंख्या में तो दूसरा है और क्षेत्रफल में 7वां है। जनसंख्या में दूसरा है, क्षेत्रफल में 7वां है, तो पहला तो गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए, बिल्कुल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व का 2.4% है। ये सही हो गया। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है? नहीं, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं स्थित है, क्योंकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो होता है 0 डिग्री से 30-35 डिग्री उत्तरी और 30-35 डिग्री दक्षिणी, ये उष्ण कटिबंधीय है। तो जो भारत है ये दक्षिण में तो स्थित नहीं है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। इस वजह से ये भी गलत हो गया, तीसरा नंबर गलत हो गया। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ली गई है, जो जीएमटी से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे, यानी दूसरा और चौथा सही है, अर्थात डी नंबर सही है। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे। आपको बाद में कमेंट्स में ये बताना है कि आपके कितने नंबर बने हैं आउट ऑफ 60। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की कौन सा स्थान? 7वां स्थान, इसका सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार में कैसा? 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल है कितना? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। नेक्स्ट कह रहा भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या की बात कर रहा है, तो तब जनसंख्या 17.5 के आसपास थी, वर्तमान में 18 के आप बोल दोगे तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि तब कितनी थी? 17, 16.5 के आसपास थी, तो 17 आप मान लोगे। ठीक, तो बी नंबर सही है। जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, जो विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? तो 17% का योगदान करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना है। अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो लगभग वही है, 3.28 मिलियन दे दिया, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, बिल्कुल सही है। भारत का रेखीय विस्तार या देशांतरी विस्तार की बात कर रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ना कि 26। कितनी है? 26, यानी ये वाला गलत हो गया। तो इसके हिसाब से सही कौन सा करेगा? जोड़ा सही नहीं है, तो आंसर डी को कर देना है। आपको आंसर डी को कर देना है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है? नहीं, सर्वप्रथम सूर्योदय वहां होगा जो पूर्वी छोर होगा, और पूर्वी छोर कहाँ कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है जहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा गुजरती है? वो वलांगू या किबूती, वलांगू कहलाता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। तो ये इसका आंसर वैसे ये सही हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है, डी नंबर करना है आपको। भारत विस्तृत है, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, अगर ऐसे करके ये भारत है, ये भारत करके ऐसे बना, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होती है उत्तरी अक्षांश, और लद्दाख तक जाती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी की बात करते हैं तो गुजरात के गौहर माता से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर शुरू होती है, और अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के वलांगू से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो ये देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार बताना है, कह रहा है कि
37 डिग्री 17 नहीं, कितना 37 डिग्री 6 मिनट। 37 17 ये भी नहीं, 37 17 ये भी नहीं, अर्थात कोई नहीं है, डी नंबर है। कितना विस्तार, तो इसके हिसाब से अगर देशांतरी की बात कर रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये एग्जैक्ट विस्तार है। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा कर्क रेखा भारत के कितने कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, यानी भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन से, तो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 से गुजरती है। तो कहां से नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ली गई है, ये कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, अर्थात डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, करा कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है, तो 82.5 डिग्री। कौन कहलाएगी, 82.5 डिग्री, डी नंबर सही है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी में अंतर कितने घंटे का है, तो प्लस का 5.5 घंटा, यानी बी नंबर सही है। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है जो, वो कौन सा हो जाएगा भाई, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है, निकोबार में है। पूछता है कि ग्रेट निकोबार से नजदीक इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप पड़ता है, तो सुमात्रा पड़ता है। कौन सा द्वीप है, तो सुमात्रा द्वीप है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार, उसी का अर्थ बड़ा, ग्रेट का मतलब बड़ा, तो बड़ा निकोबार में है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। बहुत ठहर से देना है आंसर, पश्चिमी और पूर्वी राज्यों का, तो बताना है जहां से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं वो बताना है देशांतरी विस्तार पे। तो देखो यहाँ से गौहर माता कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गौहर माता गुजरात में। यहाँ से कितने डिग्री, तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा करती है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी। ठीक, और एक फिर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ये है पूर्वी छोर, और यहाँ से गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर है। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात, और पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो वही कह रहा है पूर्वी और पश्चिमी का, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अर्थात अपना डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम की तरफ बताना है, जहां से पश्चिम से देशांतर रेखा गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट की गुजरती है। पूर्वी देशांतर, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर लिखा है, ये ना होगा। 68 डिग्री 7 मिनट तो सही लिखा है, लेकिन पश्चिमी लिखा है, जबकि पश्चिमी देशांतर नहीं, पूर्वी देशांतर, सी नंबर सही है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो देखो हम अगर ऐसे बना दें, ये भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, ये क्षेत्र है। यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी आ गई, ये अरब सागर आ गया, और ये हिंद महासागर। ये क्षेत्र कौन सा है, ये कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं, 5 राज्यों का हम क्रम लिख रहे हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। दूसरा है असम, दूसरा है असम। तीसरा है मेघालय, मेघालय। फिर है त्रिपुरा, तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य, भारतीय राज्य त्रिपुरा। और इसके बाद है मिजोरम, मिजोरम। इन 5 राज्यों के अलावा किसी और राज्य की सीमा नहीं मिलती, अर्थात किसकी नहीं मिलती, तो मणिपुर की नहीं मिलती। अगर हम बात करें बांग्लादेश से सीमा कितनी साझा होती है, तो 40 96.7
किलोमीटर की साझा होती है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो रेखा स्थित है वो रेखा क्या कहलाती है? तो जीरो लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन है भाई? जीरो लाइन कहलाती है। बांग्लादेश और भारत के मध्य सीमा रेखा है कौन सी? तो 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा का संबंध बांग्लादेश से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से सीमा कौन ना बनाएगा? नागालैंड ना बनाएगा। बी नंबर सही है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के देखो राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड नहीं, नागालैंड तो नहीं मिलता, नागालैंड नहीं मिलता, सिक्किम भी नहीं मिलता, तो यहाँ से 2 गलत हो गए। मेघालय मिलता है, असम मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है और त्रिपुरा मिलता है। ये तो सही हो गया। इसके साथ एक और मिल जाता है, नाम है मिजोरम। मिजोरम इसके साथ मिल जाता है, तो आपको मिजोरम भी याद रखना है। ठीक, इसके साथ मिजोरम मिल रहा है और बाकी ये 4 है। तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उन 5 राज्यों के बारे में आपने देखा है। ठीक, और भारत सबसे लंबी सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा इसी के साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे। आराम से आप क्वेश्चन को जवाब देते चलिए और बाद में आपको ये बताना निश्चित है कि आपके कितने सही हुए। कारण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो देखो भूटान से मिलने वाली, पहला है पश्चिम बंगाल, भूटान से मिलने वाला पश्चिम बंगाल, फिर है सिक्किम, फिर है सिक्किम, सिक्किम के बाद असम और असम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। असम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यानी भूटान के साथ कितनी सीमा साझा होती है? 4 राज्यों की। कितने किलोमीटर की? तो 699 किलोमीटर की साझा होती है। कौन साझा नहीं कर रहा है? तो मेघालय नहीं कर रहा, अर्थात बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती हैं? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती हैं? तो म्यांमार से स्पर्श करने वाली अधिकतम राज्य की सीमा हो जाएगी अपनी अरुणाचल प्रदेश की। किसकी हो जाएगी भाई? अरुणाचल प्रदेश, अर्थात बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे किससे? अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से साझा नहीं होती है? तो कौन नहीं है? असम नहीं है, असम नहीं है। ए नंबर सही है इसका। अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा साझा करता है? तो देखो भाई, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। देखो, पहला तो गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान है, ठीक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं है, गलत हो गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये सही हो गया, क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश मिल रहा है, यहाँ हरियाणा मिल रहा है, नहीं, बी नंबर सही हो गया। ठीक, जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश बन गए तो लद्दाख को भी अब जोड़ा जाएगा और जम्मू कश्मीर को भी जोड़ा जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कह रहा नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो नेपाल में कौन कौन से? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड नेपाल से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक अंत में है, उसका नाम है सिक्किम। ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कह रहा कौन पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी राज्यों का युग्म है? तो देखो भाई, देखो देखो देखो, सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार। सिक्किम और भूटान, भूटान तो देश है तो ये तो होगा नहीं। असम और बिहार, असम सीमा साझा करता नहीं है तो ये नहीं है। उत्तर प्रदेश तो करता है लेकिन हरियाणा नहीं करता है, तो कौन करता है? तो सिक्किम और हरियाणा, सिक्किम और हरियाणा ये करते हैं, यानी बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे देखो, चीन के साथ कितनी है? तो 3488 किलोमीटर, 1751 नेपाल के साथ है, पाकिस्तान के साथ है 23 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ है 96.7 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में सीमा का निर्धारण हुआ था और इसका नाम था रेड क्लिफ।
रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान, यानी बी नंबर सही है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? यानी डूरंड लाइन आपको बताना है, और इसका निर्धारण हुआ था 1893 में, और ये किसके किसके मध्य? भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक, तो कौन सा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक निर्धारित एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा का, अध्यारोपित सीमा रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है भारत और चीन के मध्य, और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। अगला, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच, अर्थात ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका से ऐसे भारत करके बना है, ये श्रीलंका बना है, तो यहाँ पे एक जलसंधि पड़ती है, उस जलसंधि का नाम बताना है पाक जलडमरू मध्य या पाक जलसंधि। यहीं पे अगर थोड़ी सी विस्तार की बात करते हैं तो सुएज नहर जो जोड़ती है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर ये मिस्र में है, मिस्र के बाद अफ्रीका महाद्वीप वाला क्षेत्र, लाल सागर प्लस भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक, खंबात की खाड़ी ये पड़ती है महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र और गुजरात के पास खंबात की खाड़ी पड़ती है, और कच्छ की खाड़ी मूलतः गुजरात में पड़ती है, मूलतः गुजरात में पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन? तो देखो ऐसे करके बना के लिया, चीन है चूंकि ये वाला बनाना पड़ेगा, ऐसे करके बना के लाया, ये हो गया। ठीक, ये है भूटान, ये है नेपाल, और इसके ऊपर है चीन। तो ये कौन सा देश है? ये सॉरी ये राज्य है, नाम है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक, तो कौन सा है? तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है त्रिपुरा के मध्य, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। किस नाम से जानी जाती है? तो जीरो लाइन, जीरो लाइन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है, यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो देखेंगे, देखो नेपाल के साथ 1751, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488, बांग्लादेश के साथ 4096.7, यही सुमिलित हो गया बी नंबर। भौतिक विभाजन में बात करेंगे, जैसा कि हमने 2 वीडियो आपको लर्निंग में दिए हैं, और यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियो को देखिएगा। ठीक, और जब लर्निंग के वीडियो आप देखोगे तो आपने कहीं ना कहीं से लर्निंग पढ़ रखी है, और यदि आप न्यू कैंडिडेट हो तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भाषा में इतने बेहतर तरीके से कंटेंट आपको दिया गया है कि निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। एक बार पढ़ के देखिएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अब भौतिक विभाजन में। आराम से पानी पी लो, बहुत तेज, अपने बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं 20-22 के आसपास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करा, भारतीय उपमहाद्वीप पे मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। डी नंबर सही है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको हमने 6 बताए हैं, 6 करने हैं। लेकिन राजस्थान में आरएस की परीक्षा होती है तो उसने इनमें 4 कराए थे, उसने 4 कराए थे। हमने आपको 6 बताए थे। कौन कौन सा? तो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय भाग था। ठीक, दूसरा कौन था? तो मैदानी भाग था। तीसरा कौन था? थार का मरुस्थल था या मरुस्थली भाग था, मरुस्थली। फिर प्रायद्वीपीय भाग था। फिर कौन था? तो फिर तटीय भाग था, और फिर द्वीप समूह थे, द्वीप समूह। ठीक, 4 को कराने का लॉजिक है कि प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में ही तट आ जाते हैं और द्वीप आ जाते हैं। इस वजह से कभी कभी वो तटीय को और द्वीपों को प्रायद्वीपीय में रख देता है, लेकिन हमने आपको 6 बताए हैं, एनसीईआरटी 6 मानती है, तो आपको बी नंबर याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? आपको आराम से बता दोगे। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थल है? तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। और पाकिस्तान किसका क्षेत्र आ जाता है? तो सिंध वाला क्षेत्र, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन, एक ही स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति को दर्शाता है, तो देखो 91 उत्तरी ना, 91 तो होगी ना, चूंकि अक्षांश 90 तक जाएंगे,
90 उत्तरी 90 दक्षिणी, इसके ऊपर जाएंगे ना, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक, 45 डिग्री पूर्वी अक्षांश पूरा पश्चिम होते ही नहीं है, पूरा पश्चिम होते हैं देशांतर, पूरा पश्चिम होते हैं देशांतर। अक्षांश कहते हो कैसे होंगे, तो उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। फिर कह रहा है 91 पश्चिम, तो ये तो 91 बिल्कुल ना होगा। ठीक, 45 डिग्री दक्षिण, हाँ ये सही है, 45 डिग्री दक्षिण अर्थात सी नंबर, क्योंकि अक्षांश हमेशा याद रखना 90 के अंदर रहेंगे और उत्तर या दक्षिण पे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो गिनी के तट के पास काटती हैं, और गिनी का तट अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी देश है। गिनी का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी देश है, और पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है, और इसी को कहीं कहीं अंध महासागर भी कह दिया जाता है, अंध महासागर। तो ये इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कह रहा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होगा वो प्रधान मध्याह्न रेखा अर्थात अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ना होगा, तिथि रेखा से तिथि का निर्धारण होगा। देशांतर रेखाओं से तिथि और समय दोनों का निर्धारण होता है, तो केवल देशांतर की बात ना करेगा। अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है, अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है, तो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है वो लंदन के पेरिस से निकाली गई, जीएमटी का कह दिया गया। और जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है जिसको हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और ये निकाली जाती है बेरिंग जलसंधि से। कहाँ से निकाली जाती है, बेरिंग जलसंधि से। और बेरिंग जलसंधि कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर में, अर्थात सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो निकट क्या वहीं से निकाली जाती है, नाम है बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि। ठीक, अभी हम लोग आपको मैप में दिखाएंगे कि बेरिंग जलसंधि कहाँ है, लास्ट में मैप लगा देंगे, वहां पे आपको हम दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 4090 कुल लंबाई होती है 40,090 किलोमीटर। तो ऐसा इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो कौन सा सी नंबर कर दोगे, यानी 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर, बहुत सोच समझ के जवाब देना है, बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल जल्दबाजी में करोगे गलत कर दोगे। कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और वो कहाँ होगा, जहां सूर्य हमेशा चमकेगा, थोड़ा बहुत कभी कभार इधर उधर हो जाएगा, और ये स्थिति बन जाती है भूमध्य रेखा पे। कहाँ बन जाती है, भूमध्य रेखा पे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य वर्ष भर चमकता है। जब वर्ष भर चमकता है तो यहाँ का टेम्परेचर रहता है, और कभी कभार जब उत्तरायण दक्षिण होता है तो थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, इधर उधर, अन्यथा बिल्कुल हमेशा रहता है। तो भूमध्य रेखा करना है, आप या तो उत्तरी ध्रुव व्यक्त कर देते, या फिर कर्क या मकर में कोई ना कोई टिक कर देते, भूमध्य रेखा ना जाते। लेकिन आपको याद रखना तापांतर का मतलब है कि मान लें हम भूमध्य रेखा का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, मान लें, इससे ज़्यादा ही होता है 60 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा 59 में रहेगा, इससे ऊपर जाना जाएगा। ये है वार्षिक तापांतर, न्यूनतम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं, तो आपको निश्चित पता है अफ्रीका महाद्वीप से। किससे गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। मकर रेखा पे लंबवत चमक रही है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई है। जब दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई है तो उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंडी है, ठंडी होने का मतलब जाड़ा, शीत। और जब शीत है तो सर्दियों में या ठंडे वाले मौसम में हवाएं कैसी होंगी, भारी। और जब हवाएं भारी होंगी तो वायुदाब कैसा होगा, उच्च। वायुदाब कैसा होगा, उच्च। तो आपको उत्तरी गोलार्ध में या भारत में उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखोगे आपको, हाँ ए नंबर। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो दिन और रात बराबर होते हैं जब भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और वो तिथियां दो हैं, एक 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च की घटना को कहा जाता है वसंत विषु, और 23 सितंबर की घटना को कहा जाता है शरद अयनात। या विषु, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? वहां उसने डिजिट की बात की थी, यहाँ पे वो केवल उस स्थान की बात कर रहा है, अर्थात कहाँ पे बराबर होंगे? भूमध्य रेखा पे, जहां सूर्य लंबवत चमकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन वो होगा जब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन। तो बी नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर बिल्कुल ना करना, 25 दिसंबर बिल्कुल नहीं करना है, 25 दिसंबर बिल्कुल नहीं करना है। कौन सा करना है? 21 जून करना है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, और उस दिन व्यक्ति की छाया सबसे छोटी है और दिन सबसे बड़ा है, और इस दौरान की घटना को कहा जाता है ग्रीष्म अयनात। क्या कहा जाएगा भाई? ग्रीष्म अयनात। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तब होगा जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होगी? आपकी छाया जो होगी वो सबसे छोटी तब होगी जब आपके सर पे सूर्य होगा, और अभी गर्मी आ रही है, और जैसे ही गर्मी आ रही है तो जब आप साइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह चलाते हो तो आपकी छाया बिल्कुल आपके नीचे होती है। वो तिथि कौन सी हो जाएगी? तो वो तिथि हो जाती है 21 जून। वो तिथि हो जाएगी 21 जून हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, कह रहा वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच लेना है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन रहेगा, अब यहाँ पे ना तो उत्तरी गोलार्ध की बात की है और ना तो दक्षिणी गोलार्ध की बात की है, ना तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है ना ही दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, यानी 22 दिसंबर भी बड़ा दिन है और 21 जून भी बड़ा दिन है। 21 जून है उत्तरी गोलार्ध का, 21 जून है उत्तरी गोलार्ध का, और 22 दिसंबर है दक्षिणी गोलार्ध का। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। कह रहा ग्रीष्म अयनात कब होता है? यदि आपने 2021 का पीटी दिया था तो उसमें सीधे क्वेश्चन टकराया था। ग्रीष्म अयनात होगा 21 जून को, 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होगा। कहाँ पे लंबवत होगा? कर्क रेखा पे लंबवत होगा, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अगर हम अयनात की बात करें तो 4 अयनात होते हैं। एक तो कर्क रेखा पे चमकेगा 21 जून यानी ग्रीष्म अयनात, एक होता है 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर का, और 22 दिसंबर का अयनात कहलाता है शीत अयनात, शीत अयनात। ठीक। इसके बाद एक 21 मार्च है, 21 मार्च, और 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है तो ये कहलाता है वसंत अयनात, वसंत अयनात, क्योंकि इसी के आसपास वसंत ऋतु मनाई जाती है, वसंत पंचमी मनाई जाती है। और एक अंतिम अयनात होता है जब 23 सितंबर, और 23 सितंबर को भी सूर्य कहाँ चमकेगा? भूमध्य रेखा पे चमकेगा, और जब भूमध्य रेखा पे चमकेगा तो इसको कहा जाता है शरद अयनात, क्योंकि इसी के आसपास से सर्दी होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि किस तिथि के बाद सूर्य उत्तरायण हो रहा है और किस तिथि के बाद सूर्य दक्षिणायन हो रहा है? तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होगा यानी उत्तर की तरफ आएगा, और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होगा अर्थात दक्षिण की तरफ आएगा जाएगा, और जब दक्षिण की तरफ जाएगा तो उत्तर भारत में सर्दी होगी, और जब उत्तर की तरफ आएगा तो उत्तर भारत में गर्मी होगी। अगला क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन 60 पूरे होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको री एग्जाम में, कांस्टेबल री एग्जाम में ऐसे ही बेहतर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मिलती रहेगी। यदि आप चैनल पर नए थे, वीडियो अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कमेंट्स में आपका स्वागत है। आपके अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।